हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट टेक्निकल क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस को आज हम लोग डिफाइन करेंगे। और इससे पहले कि हम लोग रेसिस्टेंस को स्टार्ट करें, प्रीवियस वीडियो में हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा उसको हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो जो फर्स्ट वीडियो जो हमारा है उसमें टाइप्स ऑफ करंट को मैंने बताया है। उसमें बताया है कि करंट जो है दो टाइप का होता है, एक डायनेमिक करंट होता है, एक स्टैटिकल करंट होता है। वहाँ पे अगर आपको ज़्यादा समझना है तो उस वीडियो में जाकर जो है देख लीजिएगा कि हमने उसमें क्या डिटेल बताया। उसके अलावा मैंने करंट को डिफ़ाइन किया है कि करंट जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में जब चार्ज फ्लो होता है तो उसको हम लोग करंट कहते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग ने मैथमेटिकली I बराबर Q/T, ठीक है, डिफ़ाइन किया है। I बराबर Q/T होता है टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज फ्लो हो रहा है वहाँ पे, तो उसका यूनिट जो होता है कूलम प्रति सेकंड होता है। और उसका जो कूलम प्रति सेकंड को हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वोल्टेज को देखा था कि वोल्टेज जो होता है हमारा वो एक पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल वोल्टेज को पोटेंशियल भी कहते हैं, मतलब एनर्जी, है ना। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बिना एनर्जी का कोई चीज़ फ्लो नहीं करता, कोई चीज़ वर्क नहीं करता है। हमारे बॉडी में एनर्जी है तो हमारा बॉडी वर्क करेगा, ठीक है। हमारे बॉडी में एनर्जी है तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार है कि जो किसी भी मटेरियल में जो चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, या वो मटेरियल लिक्विड हो या सॉलिड हो या जो है गैसियस मीडियम हो, चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो विदाउट पोटेंशियल वो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। पोटेंशियल चाहिए, यानी उसको चाहिए कि कोई एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, वो एनर्जी, वो फोर्स चाहिए उसको कि एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसफ़र करे। जैसे बिना किसी फोर्स के कोई मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, नहीं होता है। जस्ट उसी तरह से किसी भी मीडियम में, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जो चार्ज अवेलेबल है, उस चार्ज को या कोई आवेश को विदाउट पोटेंशियल जब होता है तभी वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है। यानी पोटेंशियल काउज होता है, कारण होता है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कराने में, ट्रांसफ़र करने में। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर W/Q, यानी चार्ज के द्वारा किया गया कार्य। जब चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, ट्रांसफ़र होगा तो वर्क होगा, तो चार्ज के द्वारा जो वर्क डन होता है तो उसको हम लोग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। उसको जो हम लोग जूल प्रति कूलम के नाम, उसका यूनिट जो हुआ जूल प्रति कूलम, या उसको वोल्ट कहते हैं। उसके अलावा मैंने बहुत सारे टर्म कंडीशन बताए थे कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, ठीक है, EMF होता है। ये सब जो है पोटेंशियल ही होता है, ठीक है। इस सब का जो है यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। इसके अलावा मैंने बताया था वहाँ पर कि जो वोल्टेज होता है उसको वोल्ट से मेज़र करते हैं, और वोल्टेज को मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, और वोल्ट मीटर पैरेलल में जोड़कर वोल्टेज को हम लोग मेज़र करते हैं। अगर मान लिया कि वहाँ पे मैंने सर्किट बनाया था, वहाँ पे बल्ब था, बल्ब का अगर हमको वोल्टेज नापना है तो बल्ब के ठीक पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर लगा देंगे, और उसका जो है उस बल्ब पे कितना वोल्टेज है उस वोल्टेज को मेज़र कर लेंगे। अगर उसी बल्ब का हमको करंट मेज़र करना है तो उसके ठीक सीरीज़ में हम लोग ए मीटर लगा देंगे, और उस बल्ब को कितना करंट जा रहा है ये हम लोग उस ए मीटर से रीड कर लेंगे, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ बताया। तो उसके अलावा वोल्टेज ड्रॉप पढ़ाए थे। ज़्यादा डिटेल लेना है तो वीडियो में जाके देख लीजिएगा, वो जो है आपका वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध को। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिरोध यानी विरोध, ठीक है। रेसिस्टेंस यानी रेसिस्ट करना, रोकना, ठीक है। देखिए डिफिनेशन, रेसिस्टेंस कह रहा है कि रेसिस्टेंस इज़ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी मटेरियल का जो है यह एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ना। कोई मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिवाइड कर सकते हैं, मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल कंडीशन से उसको डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस क्लासिफिकेशन। सॉलिड और फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी मटेरियल दुनिया का ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, है ना। और केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको जो है हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है ना। उसी के अलावा मैग्नेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग मेटेरियल को डिवाइड करें कि मैग्नेट है, नॉन मैग्नेट है ना। मैग्नेट को डिवाइड करते हैं पैरामैग्नेट, डाईमैग्नेटिक, है ना, फेरोमैग्नेट। उसी तरह से जो मटेरियल है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिवाइड करते हैं, कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, कि
सेमीकंडक्टर है। तो जो नॉन कंडक्टर होता है या जो कंडक्टर होता है उसको रेसिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिफाइन करते हैं कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है वो नॉन कंडक्टर, जिसका रेसिस्टेंस कम है वो कंडक्टर, और जिसका रेसिस्टेंस कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के मिडिल में है यानी बीच में होता है उसको हम लोग सेमी कंडक्टर के नाम से जानते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि वैसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है ना, तो वो इंसुलेटर कहलाता है। हम लोग आसपास बहुत सारा चीज़ देखते हैं, वायर के ऊपर जो हम लोग इंसुलेशन जो लगा हुआ रहता है डैट मीन्स वो नॉन कंडक्टर है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा बोर्ड है, बोर्ड में स्विचेज है जो हम लोग स्विचेज ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है बहुत सारा जो है हम देखते हैं कि किसी भी बल्ब जो होता है, बल्ब के पीछे भी जो है कुछ सेमी नॉन कंडक्टर मटेरियल लगा हुआ रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। वायरिंग करते हैं, जो पाइप होता है वो हमारा नॉन कंडक्टर यानी पीवीसी होता है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दिया भी है। तो जिससे होकर जो है इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करता है वो कंडक्टर, जिससे आसानी से फ्लो नहीं करता है वो हमारा नॉन कंडक्टर होता है, यानी कि उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। रेसिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा, देखिए एग्जांपल बताए हैं, जैसे रेसिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा, लार्जर रेसिस्टेंस है ना, द मटेरियल्स है, वैसा मटेरियल जो लार्जर यानी ज़्यादा रेसिस्टेंस रखता है उसको हम लोग नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। पॉल के ऊपर जो लगा हुआ होगा जो सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटिंग का ही काम करता है, वहाँ पे उसको हम लोग स्पेसिफिक वर्ड देते हैं इंसुलेटर, है ना। उसका मतलब भी वही होता है, नॉन कंडक्टर ही होता है, ठीक है। जैसे ग्लास हो गया, टफ ग्लास का यूज़ होता है ट्रांसमिशन लाइन में, जो आप देखे होंगे, या सेरामिक्स का यूज़ होता है बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन में। डिस्क इंसुलेटर यानी मतलब डिस्क नुमा जो है इंसुलेटर, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन का जो आर्म होता है उस पर जो है इंसुलेटर लगाया जाता है पार्टिकुलर, उसको हम लोग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन अपने आसपास देखिए कि इंसुलेटर लगा हुआ कहाँ होता है, ठीक है। हम लोग जो वायर है उसका कवर है वो भी इंसुलेटर है, ठीक है। जो पीवीसी पाइप से जो वायरिंग कर रहे हैं वो भी इंसुलेटर है हमारा। तो ये सारा चीज़ है। अब है कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो पहला है कि रेजिस्टेंस जो है ना कंडक्टर के यानी वायर के लेंथ पर डिपेंड करता है। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। लेंथ घटाएंगे यानी लंबाई घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। उसके बाद है क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, यानी तार की मोटाई पर। अगर किसी भी वायर का मोटाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पर अगर तार की मोटाई कम होगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी, तार की मोटाई कम होगा तो रेजिस्टेंस वहाँ पर ज़्यादा होगा, तार की मोटाई ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो अक्सर हम लोग पता है ना सर्किट में क्या करते हैं कि जब पोल से हम लोग कनेक्शन लेते हैं तो मोटा वायर हम लोग यूज करते हैं, और एक आध बल्ब का कनेक्शन वगैरह देना रहता है तो हम लोग पतला वायर का यानी थिन वायर का हम लोग यूज करते हैं, है ना। अगर मान ली अगर हम लोग आयरन जो हम लोग यूज़ करते हैं उससे हैवी करंट फ्लो करता है, वो 15 एम्पियर का होता है। तो करंट जब हम लोग आयरन का यूज़ करते हैं वहाँ पर मोटा तार यूज़ करते हैं। मोटा तार क्यों यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो, और रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम होगा, ठीक है, और आपका जो आयरन है वो बर्न होने से, जलने से बच जाएगा। तो रेसिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सर्किट जो हेल्दी सर्किट होगा तो वहाँ पे तार की लंबाई कम होगी, और मोटा तार का अगर उपयोग करेंगे हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होम सिस्टम है यानी वायरिंग सिस्टम है कि लेंथ कम और वायर मोटा रखेंगे तो वो टिकाऊ यानी हैवी सर्किट होता है, ठीक है। उसमें आपको जो है फॉल्ट होने का चांसेस कम रहता है। तो ये प्रैक्टिकली बात आप दिमाग में रखिए, माइंड में रखिए हमेशा कि लेंथ कम रखना है और तार की मोटाई ज़्यादा रखना है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। उसके बाद है कि नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना। रेसिस्टेंस जो होता है मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस तरह का है। अगर हम लोग देखते हैं कि अक्सर जो वायर हम लोग घरों में यूज़ करते हैं वो कॉपर का बना होता है, क्यों, एल्युमिनियम का भी आता है, लेकिन देखते हैं कि एल्युमिनियम का सस्ता रहता है और थोड़ा सा कॉपर जो होता है वो कॉस्टली होता है ना। लेकिन फिर भी हम लोग कॉपर ही प्रीफर करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिशियन से पूछेगा तो कौन सा वायर ले, तो कॉपर वायर ले लीजिएगा, वो भी मल्टी वायर ले लीजिएगा। कि एक मल्टी वायर जिसको कहते हैं ना कि वायर जो निकला तो पतले पतले वायर जो है बहुत सारे पतले पतले वायर से मिलकर बना हुआ होता है, वो हम कंडक्टर में जब हम पढ़ाएंगे ना तो स्टैंडर्ड कंडक्टर उसको कहते हैं। उसमें उस टॉपिक को मैं डिफाइन करूँगा तो वहाँ पर आप लोग को पता चलेगा। तो वो जो होता है वो कॉपर का बना होता है। इससे साफ जाहिर है कि मटेरियल अगर सेम लेंथ और सेम मोटाई का अगर हम मटेरियल लिए हुए हैं, अगर ये कॉपर मटेरियल का है और एक जो है एल्युमिनियम का है, तो
कॉपर का रेसिस्टेंस कम होगा, एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। आपको बता दें कि कॉपर के अपेक्षा एल्युमिनियम का 60% रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन दोनों का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। अब कॉपर भारी होता है, कॉस्टली होता है, और वहीं पे एल्युमिनियम जो होता है हल्का होता है और कम कॉस्ट में मिल जाता है। इसीलिए ट्रांसमिशन वायर में जो है हम लोग ACSR वायर यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम कोड, ठीक है। वहाँ पे होता है स्टील रेनफोर्स, एल्युमिनियम ACSR एल्युमिनियम कोड स्टील रेनफोर्स, उस ACSR का फुल फॉर्म है। एल्युमिनियम हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि उसका कॉस्ट कम है। अब कोई भी सिस्टम हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉस्ट देखते हैं, ठीक है। और चूँकि एल्युमिनियम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि पहले जो है कॉपर वायर आता था, चूँकि वो महंगा मटेरियल होता है तो लोग काट लेते थे, चोर जो है उसको काट लेता था। इस वजह से काफ़ी जो है सर्विस जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस में डिस्टर्बेंस भी होता था और लॉस भी होता था। इसलिए वो कॉपर के जगह पर साइंटिस्ट ने ACSR वायर लाया, जो कि उसके अंदर एक स्टील लगा हुआ होता है और चारों तरफ से जो है वायर, एल्युमिनियम का जो वायर होता है वो लपेटा हुआ रहता है। इससे क्या होता है कि उसका कॉस्ट भी घट जाता है और काम ठीक ठाक करता है, ठीक है। तो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। अब जैसे अगर ऑर्डर देखिएगा तो ये सबसे कॉपर जो होगा वो जो उसका रेजिस्टेंस जो है सबसे कम होगा। उसके बाद एल्युमिनियम का नंबर आता है, ठीक है, एल्युमिनियम का नंबर आता है। उसके बाद Fe का नंबर आता है। इससे भी कम होगा Ag यानी चांदी का रेजिस्टेंस। यानी हम ये बता रहे हैं आपको कि रेजिस्टेंस जो है बढ़ते क्रम में, कि इससे ज़्यादा इसका होगा, इससे ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा, इससे ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा। और हम जो भी बात बोलते हैं, है ना, उस चीज़ को अगर आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिएगा कि बहुत सारा डेफिनेशन जो है डिटेल में लिखाना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो हम बोलते हैं उसको नोट डाउन करते जाइएगा। जैसे मैंने ये चीज़ बताया, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट और 2 दिया था, उस इक्वेशन फर्स्ट और 2 के अकॉर्डिंग R बराबर रो इंटू L/A, ठीक है। उस वहाँ से एक फार्मूला बना कि रेजिस्टेंस जो होता है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है R, ये किस पे, रो डिपेंड कर रहा है, L है लेंथ है और क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मटेरियल के, ठीक है। अगर अच्छा मटेरियल लेंगे तो सीधा रेजिस्टेंस आपका जो है घट जाएगा, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस वैसा मटेरियल जिसका ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा तो ये भी रेजिस्टेंस कम होगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो अब ये ज़्यादा होगा, लंबाई ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। इसका यूनिट होता है ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस जो हो गया इसका तो यूनिट ओम होगा ही होगा। निकालते हैं। यहाँ पे कहता है कि रो जो है इसको हम लोग रो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एल्सो कॉल रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये किसी खास मटेरियल का स्पेशल रेजिस्टेंस है। जैसे अगर मान लीजिए कि कॉपर है, एल्युमिनियम है, दोनों अलग अलग मटेरियल है, सेम लंबाई का है और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का है, लेकिन फिर भी दोनों के रेजिस्टेंस में डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? कि ये दोनों मटेरियल अलग है और दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी ये अलग अलग होता है, ठीक है। इसी कारण कहा जाता है कि कॉपर का रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब कम होता है, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपर जो होता है मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसका मतलब है कोई कंडक्टिव मतलब इलेक्ट्रिकल अच्छा कंडक्ट करेगा, ठीक है। कंडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से यह अच्छा कंडक्टर होगा और ये उससे कम जो है मटेरियल होगा। तो इस हिसाब से करें। देखिए ये VVI लगा दी, ये फॉर्मूला हमेशा एग्जाम में पूछता है, इससे बेस पे न्यूमेरिकल आता है आपका, ठीक है। अब यहाँ से हमने यूनिट निकालने की कोशिश की है कि रो निकाला है। देखिए इसको जो है रो निकालने के लिए R से A को मल्टीप्लाई कर दिया, L को नीचे लिया है, देखिएगा इधर उधर करके। तो ओम मीटर इसका जो यूनिट होता है ओम मीटर होता है। देखिए ओम हो गया और जो है एरिया का मीटर स्क्वायर होता है यूनिट, इसका जो है मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर 1 मीटर मीटर कट गया तो ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का या रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ओम मीटर होता है। इसको ध्यान में रखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है, ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे रो जो है स्पेशल मटेरियल का स्पेशल रेसिस्टेंस कहा जाता है। इसी से डिफाइन करता है कि जो है कौन सा मटेरियल कंडक्ट मतलब रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकली कौन सा मटेरियल अच्छा है कौन सा मटेरियल बैड है, ठीक है। अब है कि रेसिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। रेसिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर किसी कंडक्टर का यानी मेटल का
ठीक है। अगर वो मेटल होगा तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा उसके साथ साथ, ठीक है। अगर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। सिर्फ मेटेलिक बॉडी में, सिर्फ मेटेलिक मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी उसके साथ साथ बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी उसके साथ साथ घटेगा। तो वो हो गया। अब जस्ट इसका अपोजिट होता है, मेटल को छोड़कर अगर वो मटेरियल इंसुलेटर होगा या इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, या गैसियस मीडियम होगा, इन सारे मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा। ये फैक्टर जितना सारा भी बता रहे हैं सब याद रखिएगा। इसके बाद जो भी चीज़ जैसे ट्रांसमिशन लाइन पढ़ाएंगे तो वहाँ जब इंसुलेटर पढ़ाएंगे तो वहाँ वोल्टेज बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी को रेसिस्ट करने के लिए, और बढ़ा रहे तो रेजिस्टेंस उसका और घट रहा है। तो ये फैक्टर हमेशा याद रखिए। जो भी ये बेसिक हम लोगों ने हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बेसिक पढ़ा रहे हैं हम लोग, इन सारा चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। एक एक वर्ड को ध्यान में रखिएगा, नहीं रखिएगा तो फिर जो है दिक्कत होगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है इलेक्ट्रोलाइट। अब बात सवाल उठ रहा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है भाई। तो देखिए एसिडिक वाटर या बेसिक वाटर या सॉल्टेड वाटर, जैसे नमक और पानी का जो सोल्यूशन होता है, मिश्रण होता है, वो एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहता है, ठीक है। अगर पानी में अगर अम्ल मिला दिया जाए, ठीक है, और एसिड मिला दिया जाए तो वैसे सोल्यूशन को जो है हम जो इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट कहाँ यूज होता है, बैटरी में जो हम लोग पानी डालते हैं, बैटरी में जो पानी होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें एसिड H2SO4 और जो है वाटर का मिश्रण होता है, तो वो हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। आगे स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे। जब हम लोग सेल और बैटरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे विस्तृत रूप से इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं रेसिस्टेंस को हम लोग डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए डिफिनेशन में सारा चीज़ दिया हुआ है, आप लोग हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम कमेंट बॉक्स में जाकर हमको बताइएगा। लेकिन हाँ, अभी रेसिस्टेंस ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद एक और टॉपिक है जो हम ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस बताएंगे और कार्बन रेसिस्टेंस बताएंगे। कार्बन रेसिस्टेंस जो मार्केट में आता है, कार्बन छोटा छोटा जो सर्किट में लगा हुआ होता है, उसमें जो देखिएगा कि रेसिस्टेंस के चारों ओर बेंडिंग होता है, बैंड बना हुआ, 4 बैंड होता है, उसमें कलर होता है, उस कलर के हिसाब से हम लोग रेसिस्टेंस निकालते हैं, उसको हम लोग कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं। उस कलर के अकॉर्डिंग हम लोग रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं, निकाला जाता है, उस पर न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, बनाने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ेंगे और कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम लोग बता दिए, और इससे प्रीवियस जो भी वीडियो है आप लोग देखते रहिएगा, रेसिस्टेंस को भी देखते रहिएगा, ठीक है, वोल्टेज को भी पढ़िएगा, रेसिस्टेंस को भी पढ़िएगा। एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार, बार पढ़ के इसको समझने की बार कोशिश कीजिए। ऑफलाइन तो क्लास है नहीं, ऑनलाइन है, उसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और अगर पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।